एक ज़माना था जब शादी के बाद सबको मालूम होता था कि पहले ही साल खुशखबरी आएगी और न्यूली मैरिड कपल के बच्चे हो जाएंगे। लेकिन अब वक्त बहुत बदल गया है। अब आजकल कपल साल तक ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, टेस्ट्स करवाते हैं, फिर भी औलाद नहीं हो रही होती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 6 में से 1 कपल लाजमी इनफर्टिलिटी को एक्सपीरियंस करता है अपनी ज़िंदगी में, और यही क्राइसिस अब पाकिस्तान में भी आ गया है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा कपल्स आजकल बच्चों के लिए ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनकी औलाद नहीं हो रही होती। और अब ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज भी हो गई है। एक ज़माने में तो अगर आदमी में मसला होता था तो उसे नामर्द कहते थे, और अगर औरत में मसला होता था तो उसे बांझ कहते थे। लेकिन आजकल मेडिकली इसको टेस्ट करवाया जा रहा है, चेक करवाया जा रहा है। लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये इनफर्टिलिटी क्राइसिस जो पाकिस्तान में आया है, ये आया क्यों है। इस महफ़िल में आखिर तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएंगे जो कि आप नॉर्मली अपने घरों में प्रैक्टिस करके अपने इस इनफर्टिलिटी इशू को दूर कर सकते हैं, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई। तो ये इनफर्टिलिटी इशू आखिर होता क्यों है? पाकिस्तान के अंदर तो लेट मैरिजेस एक बहुत बड़ी वजह है। शादियाँ इतनी देर से कराई जाती हैं कि उस टाइम तक आदमियों के अंदर जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत गिर जाता है, और उसकी क्वालिटी भी गिर जाती है, और औरतों के जो एग की क्वांटिटी और क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। ख़वातीन में 30 साल के बाद ये इशू शुरू हो जाता है, और 35 साल के बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पाकिस्तान के अंदर तो मेजॉरिटी कपल्स आजकल मिड 30s में जाकर शादियां कर रहे हैं, चाहे वो घर वालों के रीज़न्स हों, चाहे रिश्ते ना मिल रहे हों, चाहे फाइनेंशियल प्रेशर हो, जो भी रीज़न हो उसकी वजह से इतनी लेट शादी हो रही है। तो इनफर्टिलिटी के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल इतना ज़्यादा है। हम हर रोज़ इतने ज़्यादा मसलों से दो चार होते हैं, चाहे वो बाहर के हों, चाहे घर के हों, चाहे पैसे के मसले हों, चाहे कुछ भी हो। हमारे आसपास हर तरफ सिर्फ टेंशन है। एंटरटेनमेंट, खुशी बहुत कम रह गई है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके स्पर्म्स को और आपके एग को अफेक्ट करती है। उसके बाद फिर इनफर्टिलिटी पाकिस्तान में मोटापे और पुअर डाइट की वजह से बहुत ज़्यादा आ रही है। ये जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसके बाद हम चीनी वाली चीज़ें, मीठे बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड खाया जाता है, फिर मिलावट वाले खाने खाए जाते हैं, वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से बच्चों का होना बहुत मुश्किल होता जाता है। पाकिस्तान में वैसे भी एंटरटेनमेंट के लिए रह ही खाना गया है, तो जब भी बाहर जाना होता है यही होता है कि बाहर जाकर कुछ खा पी लें, और तो कुछ करने को है नहीं। तो फिर जब बाहर का खाना खाया जाता है वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, जैसे कि ओवरी सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज़। इस तरह की चीज़ें आपको इनफर्टाइल बना देती हैं। उसके बाद फिर सिगरेट, वेपिंग, अल्कोहल, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लड़कियों को तो वेपिंग इस तरह से अलाउ कर दी गई है सोसाइटी में जैसे इससे तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो भी डायरेक्टली आपको अफेक्ट करती है, आपको इनफर्टाइल बनाती है, जिससे ख़वातीन के अंदर मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आदमियों का स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है। फिर जिस तरह भैंस पानी में जाकर लेट जाती है, उसी तरह से हम पूरा दिन सोफ़ों पे और बेड के ऊपर लेटे रहते हैं। इसकी वजह से भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और फिर जब हम इसी तरीके से लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारा स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है, और वो भी हमारी हेल्थ को ख़राब करता है। उसके बाद फिर माशाल्लाह से पाकिस्तान की एयर पोल्यूशन एनवायरनमेंट तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो भी हमें इनफर्टाइल बना रही है। चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो कुछ प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हो, या फिर वो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हों, इस तरह की तमाम चीज़ें हमें इनफर्टाइल बनाती जा रही हैं। तो एज़ अ कौम भी हम सिर्फ सांस लेने और इस मुल्क में रहने की वजह से भी इनफर्टाइल होते जा रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि हमारी इनफर्टिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती, लेकिन हमें अगर वो बीमारियां हों या वो मसले मसाइल हों तो उनकी वजह से हम इनफर्टाइल हो जाते हैं। जैसे कि थायराइड हो तो आपकी इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाएं, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स आपकी ब्लॉक हो जाएं,
इस तरह की बहुत सारी और बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपको बच्चा पैदा करने में बहुत ज़्यादा मसले आते हैं। और एक और बहुत बड़ा मसला इनफर्टिलिटी को लेकर जो हमारी सोसाइटी में है वो ये है कि अगर औलाद नहीं हो रही तो हम ये सोचते ही नहीं हैं कि मसला मर्द में भी हो सकता है। हम सबसे पहले सोचते हैं कि मसला औरत में ही है, औरत नहीं ठीक। आदमी की 3-3 शादियां करा रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, लेकिन आदमी नहीं जा रहा अपने टेस्ट करवाने के, हो सकता है वो इनफर्टाइल हो। लेकिन हम औरत को बांझ बांझ कह कह कर उसके ऊपर तोहमतें लगाते हैं, उसको जलील करते हैं, आदमी को और शादियों के मौके दे देते हैं, लेकिन आदमी अपने टेस्ट नहीं कराते, जबकि उनको भी कराने चाहिए। इसमें आप बिल्कुल भी नामर्द नहीं हो जाएंगे। ये एक अजीब सा गंदा लफ्ज़ हमारे साथ एसोसिएट कर दिया गया है, मर्द को नामर्द कहना, औरत को बांझ कहना। ये एक कॉमन बीमारियां हैं जो कि नॉर्मली हो सकती हैं। जैसे आपके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, किसी और विटामिन की हो गई है, उसी तरीके से ये भी एक छोटा सा मसला है। आप जाएं, अपना टेस्ट कराएं, वो कम है, कुछ मेडिसिन लें, आप बेहतर हो जाएंगे। आपके लाइफस्टाइल की वजह से हो सकती है। लेकिन इन चीज़ों को इतना टैबू मत बना दें कि लोग अपने टेस्ट करवाने जाते हुए भी शर्मिंदा हों, और उसके बाद फिर जिनका बच्चा नहीं हो रहा होता उनको सोसाइटी और ज़्यादा मार देती है। बार बार उनसे पूछेंगे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, खुशखबरी कब सुना रहे हो। हर कोई पीछे पड़ा होता है, कह रहे हैं डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाया है, बीवी में तो कोई मसला नहीं है, दूसरी शादी कर लो। इस तरह की चीज़ों से जो वो पहले ही कपल एक ट्रॉमा में चल रहा है, उसी ट्रॉमा को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर जो फाइनेंशियल बर्डन आता है उस कपल के ऊपर, वो अलग से है। उनको हार्मोन मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, उनको सर्जिकल प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं, उनको इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन करवानी पड़ती है। ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं और हर कपल ये चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सोसाइटी एज अ होल उनकी देर से शादियां करवा के उन्हें मजबूर कर देती है कि वो इस पूरे के पूरे प्रोसीजर से गुजरें। और साथ में हम खुद भी इतने ज़्यादा अनपढ़ और जाहिल हैं कि हम ये समझते ही नहीं हैं कि हमारी अपनी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, और उन्हीं चीज़ों को हम शुरू से ही अपनाते जाएं या अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें। हम बस पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, गलत मलत चीज़ें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, हम ये सोच ही नहीं रहे कि हमारी अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रहा है। अब आप इनके हल के लिए कर क्या सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जल्दी शादियाँ करें जब भी पॉसिबल हो सके। मत सुने सोसाइटी की, मत सुने किसी भी और की। अगर आपके लिए निकाह करना, शादी करना पॉसिबल है तो जितना जल्दी हो सके वो कर लें। लेट मैरिजेस के ऊपर हमने और भी बहुत सी महफिलें की हुई हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जितनी जल्दी हो सके वो कर लें। उसके बाद फिर अपने वेट को हेल्दी रखें। औरतें भी शादी के बाद मोटी से मोटी होती जाती हैं, अपने आप को छोड़ देती हैं। आदमी भी इतने बड़े बड़े पेट निकाल के फिर रहे होते हैं। जब आप खुद ही अपनी हेल्थ को इतना ख़राब कर देंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके जो है ट्विंस बच्चे हों हर दफ़ा जब भी आप ट्राई करें, और हर साल आपके इतने इतने बच्चे होने चाहिए, तो आपको चाहिए अपनी हेल्थ को भी बेहतर करें। उसके बाद फिर एक्सरसाइज करें रेगुलरली। हर रोज़ 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट घर में निकाल कर आप एक्सरसाइज कर लें। ये सिर्फ आपके बच्चा पैदा करने की सकत को बेहतर नहीं करेगा, बल्कि आपको वैसे भी एक हेल्दी लाइफ गुजारने में हेल्प करेगा। आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशगवार गुजरेगी अगर आप थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल रख लेंगे। मैं खुद एक्सरसाइज और इन चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा कोताही कर देता हूँ, लेकिन हम सबको चाहिए मुझ समेत कि हम कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर रखें। उसके बाद फिर अपनी स्लीप को इम्प्रूव करें। टाइम से सोएं, टाइम से उठें रात सोने के लिए, क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तो आपका ब्रेन ज़्यादा डीप स्लीप में जाता है, इस तरह की केमिकल्स रिलीज़ करता है जो कि आपको रेस्ट करने में हेल्प करते हैं और सुबह आप एक्टिवली उठते हैं। और फिर ये सिगरेट, वेपिंग, इस तरह की सारी प्रोडक्ट से दूर रहें। हम सबको इन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तभी हम एक हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। ये थोड़ी देर की एडिक्शंस, और स्पेशली वो यूथ जो इन चीज़ों में अभी नहीं पड़ी, जिनके सामने ये चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं, सामने आ रही हैं, आप इनसे जितना दूर रह लेंगे अभी से, उतनी आपकी अगली ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। इवन आप ये चीज़ें छोड़ेंगे, आपके टेस्ट बड्स अच्छे हो जाएंगे, आपको खाने का ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको खुशबू सूंघने का ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़िंदगी में बच्चों के अलावा बाकी भी आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी।
उसके बाद फिर अपने ज़हन से स्ट्रेस कम करें। ज़्यादा परेशान होने से कभी कोई मसला हल नहीं होता। हमारे यहाँ तो वैसे ही हर जगह पे परेशानियाँ होती हैं। न्यूज़ चैनल खोल लो तो सारी नेगेटिव न्यूज़ आएंगी, बारी बारी अच्छी खबरें हैं ही नहीं। बाहर निकलो हर बंदा रो रहा है, कोई पड़ोसी आ गया है वो रो रहा है, हर कोई आजकल स्ट्रेस परेशानी में फिर रहा है। लेकिन हमें अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपना फोकस पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर रखना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे हमारी हेल्थ बहुत बेहतर होगी। हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ का डायरेक्टली ताल्लुक़ हमारे ब्रेन से है कि हम क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। और उसके बाद आखिर में अगर आपको 1 साल हो गया है बच्चे के लिए ट्राई करते हुए और बच्चा नहीं हो रहा तो फ़ौरी अपने टेस्ट करवा लें। अगर आप अपने टेस्ट करवा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस में क्या इशू है और क्या चीज़ ऐसी है जो बेहतर हो सके। हो सकता है कि छोटी सी चीज़ हो जो वो बताएं जी आपके अंदर फ़लाने विटामिन की कमी है जिसकी वजह से आदमी का स्पर्म काउंट कम आ रहा है, तो आप ये चीज़ ज़्यादा खा पी लें। या औरत को बता दें कि आप इतना सा ये चीज़ कर लें तो उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और वैसे भी हेल्दी बच्चे पैदा करने के लिए ये टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं। बेशक औलाद हो भी जाए, हेल्दी बच्चों के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप जो एक प्रोसेस से गुजरेंगे अभी, उस प्रोसेस के अंदर आप किस तरह की उम्मीदें रख सकते हैं। इस्लाम भी यही कहता है कि ख़ुद एहतियात पहले करो, उसके बाद दुआ मांगो। तो हम ख़ुद एहतियात ना करें और हम सिर्फ दुआएं मांगते रहें कि अल्लाह पाक हमें ऐसी औलाद दे या वैसी औलाद दे, उसका तो फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि खुदा उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद आप नहीं करते। और जिन कपल्स के बच्चे नहीं हो रहे और वो बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना। औलाद अल्लाह ताला की देन है। हम चाहे जितने मर्ज़ी डेटा को देख लें, साइंस को देख लें, नंबर्स को देख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औलाद अल्लाह पाक ने ही देनी है। हमारे हाथ में सिर्फ़ कोशिश है। हमारे हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ है कि हम अपनी तरफ से ये अश्योर करें कि हमने तमाम टेस्ट भी करवा लिए हैं, हम ग़िज़ा भी ले रहे हैं जो हमें खानी चाहिए, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला ने औलाद देनी है। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो कि अपने टेस्ट करवाते हैं, मियाँ बीवी की रिपोर्ट्स में हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा होता। इसलिए अपनी कोशिश करें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें। बहुत सारे लोगों को बहुत लेट एजेस में जाकर औलाद हो जाती है जब उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं की होती। तो इसलिए अल्लाह ताला औलाद देने वाले हैं। अपनी कोशिश करें और खुदा से दुआ करें। और हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को ताबेदार, बानसीब और बहुत अच्छी औलाद अता करे जो भी औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आजकल बहुत से ऐसे लोग भी आ गए हैं जो कि बच्चा करना नहीं चाह रहे। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या हमें इस चीज़ के बारे में भी एक महफ़िल करनी चाहिए और क्या आप औलाद के ख्वाहिशमंद हैं या नहीं हैं, चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई।